हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, एक और कंपनी जो कि बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है एंड इसका एक प्राइस भी काफी छोटा है, तो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के ये रडार पे रहती है। तो इस कंपनी ने भी आज ही के दिन अपने Q3 के रिजल्ट जो हैं वो पेश कर दिए एंड चलिए चेक कर लेते हैं किस प्रकार के नंबर रहे एंड क्या करना चाहिए हमें स्टॉक में। तो चलिए, तो जिस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आपको पता ही होगा, हाल ही में ये कंपनी लिस्ट हुई थी एंड कंपनी जब से लिस्ट हुई है लगभग 35 से 36% की गिरावट इस स्टॉक में अभी तक देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी के रिजल्ट भी आज ही के दिन थे, आप देख ही सकते हैं। एंड लगभग लगभग मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। तो हम ओपन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, सीक्वेंस दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इनकम की बात कर लेते हैं इस बार। 2448 इस बार की। 3 महीने पहले थी 2410, एक साल पहले थी 1946। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, इनकम में ईयरली काफी अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली देखा जाए तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें, इस बार के 1735, 3 महीने पहले थे 1702 एंड एक साल पहले थे 1374। तो ईयरली खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टरली फ्लैट ही कहूंगा मैं उसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें, वो है इस बार का 713, 3 महीने पहले था 707, एक साल पहले था 571। ठीक है, उसके बाद सब प्रॉफिट्स टैक्स वगैरह देने के बाद प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर जो आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा अपडेट होते हुए, वो है इस बार का 548, 3 महीने पहले था 545, एक साल पहले था 436। तो ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ है, क्वार्टरली एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। तो खराब नंबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह के वैल्यूएशन है तो ये देखने वाली बात होगी कल क्या होगा। ईपीएस की बात करें 0.66, 0.69, 0.65। ठीक है, तो अब ये एक लोन बांटने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे हम वो भी चेक कर लेते हैं कि ग्रॉस एनपीए वगैरह किस कैसे रहे हैं इनके। चेक कर लेते हैं, वो डेटा भी आई थिंक यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा आई थिंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ये क्या है, ईयरली देख लेते हैं, यहाँ पे ईयरली ही होगा आई थिंक। यस, ईयरली एनपीए के नंबर है यहाँ पे हमारे पास। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें, इस बार का है 0.29, एक साल पहले था 0.25। तो एनपीए भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट एनपीए की बात करें 0.10 से बढ़कर 0.13 हो गया। प्रोविजन कवरेज की बात करें तो यहाँ पे ये घट रहा है। तो प्रोविजन हमेशा बैंक्स के कम होने चाहिए, कम होते हुए प्रोविजन अच्छे होते हैं, एनपीए भी कम होते हुए अच्छे होते हैं। तो एनपीए यहाँ पे जरूर बढ़े हैं, लेकिन प्रोविजन यहाँ पे घटते हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात जरूर है। उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं कि पॉइंट्स किस प्रकार के। तो एयूएम की बात करें 95,570 करोड़ का है। प्रॉफिटेबिलिटी 713 करोड़ पे आई है। ठीक है, 0.29 का ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपी की बात करें 0.13 है। एयूएम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें 26% है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, आरओए की बात करें 2.4 का है, आरओई 11.5% का है। तो ठीक ठाक ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। एयूएम ग्रोथ आपको जैसे बताया ही है। Q3 24 में 85,000 करोड़ का था, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया। होम लोन 23%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 19%, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 26%, डेवलपर फाइनेंस 59%। ठीक है, तो ये सब चीजें भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो कि जो हमने नंबर्स पढ़े वो एक ओवरव्यू है। ठीक है, इसको फुल फ्लेजेड नंबर आप एनालिसिस मत समझ लेना कभी भी, जो भी मैं नंबर्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, ये एक सब्सिडरी है बजाज होल्डिंग की। उसके बाद बजाज फिनसर्व के अंदर ही बजाज फाइनेंस भी आता है। ठीक है, उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है हाउसिंग फाइनेंस जो है बजाज फाइनेंस के अंडर में यहाँ पे आता है। तो ये पूरी हैराइकी है बजाज ग्रुप की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम सीधा मैनेजमेंट कमेंट्री, अगर हमें दिख जाए कि मैनेजमेंट इस बारे में क्या बोल रहा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री तो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम लोन्स की बात करें तो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे दिखा रहा है, नेट एनपीए यहाँ पे दिखा रहा है 196 का है, 92 का है। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं आप कितना एनपीए वगैरह दे रखा है इन्होंने, पूरा परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है
कि होम लोन्स में जो ग्रॉस एनपीए था 2023 में 0.26 था, वो बढ़ के 0.33 हो गया है। क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी एनपीए ईयरली जंप है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़े से डाउन है। डेवलपर फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे एनपीए कम हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अदर लोन्स की बात करें तो ईयरली हो, क्वार्टरली फ्लैटिश है, लेकिन ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एनपीए बढ़ना कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात होती नहीं है। स्टेज वाइज प्रोविजनिंग की बात करें, प्रोविजनिंग बढ़ना भी अच्छी चीज नहीं होती है। स्टेज 1 की प्रोविजनिंग आप देख सकते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की परसेंटेज वाइज प्रोविजनिंग यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे परसेंटेज टर्म में भी आप देख सकते हैं 0.33 है, 23 है, 55 है, ठीक है। यहाँ पे सितंबर 2024-23 तो प्रोविजनिंग कम होना अच्छी बात होती है यहाँ पे, लेकिन बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ईयरली यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। 60 का 55 हुआ है, 19 का 23 यहाँ पे बढ़ गई है सेकंड स्टेज की। एंड फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वो भी कम हुई है, तो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो कुल मिला के नंबर्स कैसे रहे, देखिए एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, उसी लिहाज से देखा जाए तो नंबर्स ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, बड़े ग्रुप की कंपनीज में, और इसका स्टॉक भी आपको पता ही है काफी महंगा लिस्ट हुआ था। महंगा इन द सेंस प्राइस को देख के मैं नहीं कह रहा हूँ कि 106 रुपए का प्राइस कैसा महंगा हो गया। यहाँ पे सारी बात हो रही है वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4.5 से भी ऊपर है, और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 2.26 के आसपास है। तो इंडस्ट्री बुक वैल्यू से भी डबल रेट पे ये अभी भी बिक रहा है। तो अभी भी काफी महंगा स्टॉक देखने को मिल रहा है। देखिए इस भी ग्रुप जो भी बड़े ग्रुप की कंपनी होती हैं यार, हाई ग्रोथ सेक्टर, और दूसरी बात है ये हाउसिंग फाइनेंस में, तो इनके लोन्स ना को बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन में कभी भी नहीं जाते, क्योंकि आप लोन जो है किसी प्रॉपर्टी पे दे रहे हैं। आपको पता ही होगा, अगर आपने होम लोन लिया होगा कभी, तो बैंक हो या एनबीएफसी हो, आपके कागज वो घर के रख लेते हैं। देन जब आप पूरा लोन का अमाउंट भर देते हैं, देन आपको घर के कागज मिलते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। तो और वैसे भी हाउसिंग मार्केट जो है इंडिया का भी, मुझे लगता है इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। लेकिन स्टॉक जो है महंगा है। इन स्टॉक्स में बस यही प्रॉब्लम होती है कि वैल्यूएशन कंसर्न्स होती हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबे खिलाड़ी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेने जा रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन देखना कि कौन से वैल्यूएशन पे एंट्री करनी चाहिए, कौन से पे नहीं, ये चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ये वैल्यूएशन महंगी है या नहीं है। देखिए कभी कभी ये भी होता है कि हमें महंगी वैल्यूएशन वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है हमें सस्ती वैल्यूएशन वाले स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के बिजनेस में है, किस तरह की वो ग्रुप कंपनी है, किस तरह के वो धंधे में, किस प्रकार की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, किस प्रकार का उनका फ्यूचर का आउटलुक है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, जिससे ये प्राइस टू बुक या ये सब चीजें जो है हमारे काम में आती है। तो ऐसा सीधा डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते यार इंडस्ट्री पी से डबल रेट पे मिल रहा है तो हमें लेना ही नहीं है, या इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। ऐसा जरूरी कभी भी नहीं होता है। मैं अगेन बता दूं, ये आपको सिर्फ ये जो मैट्रिक्स होते हैं वैल्यूएशन निकालने की, ये हेल्प करते हैं, लेकिन मेन चीज क्या होती है, मेन चीज तो बिजनेस ही होती है। अगर बिजनेस खराब होगा तो वैल्यूएशन चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, कोई भी फायदा आपको 1 रुपए का भी होने वाला नहीं है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, एंड सेबी का जो मैंडेटरी शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, प्रमोटर्स 75% की हिस्सेदारी, अभी वो भी होना इसमें बाकी है। तो ये भी एक रिस्क का पॉइंट हमेशा इस स्टॉक में बना रहेगा जब तक कि ये 75% से नीचे नहीं आ जाते। लेकिन हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मुझे ये लगता है ऐसी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। देखिए प्राइस नीचे चला जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह रहा हूँ कि यहाँ कोई फ्रॉड हो जाएगा इस कंपनी में या ऐसा कुछ, क्योंकि ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड एंड बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही पुराना ग्रुप है। तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछले 2-3 साल के नंबर्स की। 421 करोड़, 453, 710, 1258, 1731। तो लगातार कंपनी जो है प्रॉफिट्स कमाती है। ऐसा नहीं है कहीं पे भी अभी तक 4-5 साल में आपको डाउनफॉल तो प्रॉफिट में देखने को मिल ही नहीं रहा होगा। कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है अभी तक। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है इनके। अगर कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो हुडको है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, आवाज हाउसिंग फाइनेंस की ये कंपनी है,
ठीक है। तो सारी कंपनीज के पी रेशो आप देखिए 15, 6, 11, 18, 20, 24, लेकिन इसका पी रेशो देखिए सीधा 50 का है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पेयर से ये महंगा जरूर है, लेकिन साथ के साथ इसमें बजाज का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि बड़े ग्रुप के स्टॉक जो काफी अच्छे मैनेजमेंट के स्टॉक्स होते हैं, उनमें ग्रोथ भी होती है, तो उनके वैल्यूएशन हमेशा हाई रहते हैं, वो जल्दी से आपको कम प्राइस में नहीं मिलते। उसका प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देख सकते हैं कि एक एप्टस वैल्यू हाउसिंग है, ये है 3 के ऊपर, आवाज है 3 के ऊपर, बाकी सारे ही 2 के रेंज में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। एलआईसी तो 1 के भी नीचे फिसल गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की वैल्यूएशन है, काफी महंगी वैल्यूएशन है। बस सारा कंसर्न जो है इस ऐसी कंपनीज में वैल्यूएशन का ही होता है। कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सारी जो दिक्कत है वो वैल्यूएशन की है कि कौन से वैल्यूएशन पे आपको खरीदना सही रहेगा। ये चीजें मैटर करती हैं इन बड़े ग्रुप के स्टॉक्स में कि पैसा कैसे बनेगा। पैसा तो इन स्टॉक्स में बन ही जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेंगे, लेकिन वैल्यूएशन बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे जरूर होता है। तो चलिए, आई होप आप नंबर्स की बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकदम ओके ओके नंबर्स हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अगेन आपको याद दिला दूं, ये मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर है, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए